और हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी का जो टाइम फ्रेम है वो 1930 से 1936 यानी 6 साल चला। 6 साल में हम कह सकते हैं कि 4 साल तो जेल में रहे और 2 साल है वो नजरबंद। ये मानव के मन के भीतर झांकते हैं कि यार उसके हृदय में क्या चल रहा है। नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएससी के द्वारा आयोजित प्राध्यापक परीक्षा हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में अनेक रचनाएं शामिल की गई हैं। उनमें से एक रचना है गैंग्रीन। रोज नाम से जो पहले प्रकाशित होती है। गैंग्रीन अज्ञे द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कहानी है, या इसको हम रोज कहानी के नाम से जानते हैं। लेखक हैं इसके अज्ञे। कहानी को हम पढ़ें, कहानी से बनने वाले प्रश्नों को हम जानें, कहानी की पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, उसका व्यापक अध्ययन करेंगे, छोटे और बड़े गहन प्रश्नों पर चिंतन मनन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा अज्ञे के बारे में जानते हैं। अज्ञे जिनका मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे नाम से ही ये रचनाएं लिखते रहे हैं। इसी नाम का ये प्रयोग अपनी रचनाओं में करते रहे हैं। अज्ञे का जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ, 7 मार्च 1911। अज्ञे के पिता हैं हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री हैं वो पुरातत्व विभाग में काम करते हैं, और पुरातत्व विभाग में जब काम करते हैं तो देश भर के अलग अलग प्रांतों में घूमते रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर नौकरी की है। 1911 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे का जन्म होता है। हीरानंद शास्त्री उस समय उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग के अधीन कार्यरत थे, सेवारत थे। उत्तर प्रदेश का उस समय का एक जिला था देवरिया जिले। देवरिया जिले के कुशीनगर क्षेत्र में, देवरिया जिले के कुशीनगर में एक शिविर था, और वो शिविर था कशया। शिविर था कशया। तत्कालीन समय में ये जिला था देवरिया, लेकिन वर्तमान में जिला कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर उस समय छोटा क्षेत्र था, और कुशीनगर में शिविर था, एक क्षेत्र था। पुरातत्व विभाग के अधीन कोई शिविर जहां पर काम चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, उसमें कसया नाम का एक शिविर कैंप लगा था। उस कैंप में सच्चिदानंद का जन्म होता है। ये कैंप उस समय कुशीनगर क्षेत्र में आता था, लेकिन कुशीनगर खुद जिला न होकर देवरिया जिले में आता था। वर्तमान में कुशीनगर की जो भूमि है वो जिले के रूप में जानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जन्म कुशीनगर के कशया में हुआ, या कुशीनगर में हुआ। बहुत सारी पुस्तकों में हमें देवरिया मिल जाता है, कुशीनगर मिल जाता है। इस बात को आप क्लियर करते हुए चलिएगा। कुशीनगर में इनका जन्म हुआ, और ये क्षेत्र बताया है शिविर का, जो कैंप वाला जो इलाका बताया वो बताया है कशया। साथ ही कुशीनगर का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है, बड़ा पवित्र स्थल है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जहां होता है वो जगह क्या है? वो कुशीनगर है। तो कुशीनगर का एक प्रकार से धार्मिक ऐतिहासिक महत्व भी बिल्कुल बराबर बना हुआ है। आगे का बचपन है वो लखनऊ, कश्मीर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो श्रीनगर, जम्मू में बीता। बिहार और मद्रास में भी इनका समय बीता है। प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो इनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई है, या फिर हम संस्कृत भी कह सकते हैं, संस्कृत में इनकी पढ़ाई हुई है, या फारसी बांग्ला आदि में इनकी
पढ़ाई हुई है। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी है। हिंदी की बात करें तो हिंदी बाद में सीखी गई है। शिक्षा दीक्षा, शुरुआती शिक्षा दीक्षा इनकी कोई हिंदी में नहीं हुई, अंग्रेजी में हुई है, संस्कृत, फारसी, बांग्ला में हुई है। हिंदी स्वाध्याय से बाद में अपनी रुचि के मुताबिक सीखी गई है। आगे के बारे में हम बात कर रहे हैं। बीएससी के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। लाहौर से हम चर्चा कर चुके ना, उनके पिताजी पुरातत्व विभाग में थे, इधर उधर जाया, अलग अलग क्षेत्रों में जाया करते थे। तो लाहौर में रहने के दौरान 1929 तक उन्होंने बीएससी की। फिर लाहौर से ही उन्होंने एमए की पढ़ाई शुरू की। एमए इन इंग्लिश में इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन उसी दौरान 1930 ईस्वी के लास्ट टाइम फ्रेम में चलते हुए क्रांतिकारी आंदोलन से, हालांकि पहले जुड़ गए थे, क्रांतिकारी आंदोलनों से ये जुड़ गए थे उस दौरान, क्योंकि पढ़ाई के समय एक प्रकार से कॉमरेड विचारधारा का आना स्वाभाविक है। और उस दौर में 1930 में क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए। उसका विचारधारा का उस समय का दौर ऐसा चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत में भारत है वो संचालित था। वो एक प्रभाव इनके जीवन पर देखने को मिलता है। लेकिन 1930 के लास्ट टाइम फ्रेम में इनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने का काम किया करते थे। बीएससी के विद्यार्थी थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे, केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझते थे और बम बनाने का काम ये किया करते थे। उसी दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, संलग्न पाए जाने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी का जो टाइम फ्रेम है वो 1930 से 1936 यानी 6 साल चला। 6 साल में हम कह सकते हैं कि 4 साल तो जेल में रहे और 2 साल है वो नजरबंद रहे हैं। अलग अलग जेलों में इन्होंने अपना समय है वो व्यतीत किया है, नजरबंद रहे हैं। तो यहाँ से जब 1930 है, यहाँ से जब निकलते हैं तब इनका साहित्यिक दौर शुरू होता है, पत्रकारिता का दौर शुरू होता है। क्योंकि शिक्षा दीक्षा हम बात कर रहे हैं कि एमए इन इंग्लिश थे और कर ही रहे थे, उसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, पकड़े जाते हैं। और वो एक टाइम, 6 साल का जो टाइम है वो जेल में ही गुजरा, यूँ मानिए। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई वहाँ बंद हो जाती है और छूटते हैं जेल से, तो एक साहित्यिक जीवन जीते हैं, पत्रकार के रूप में जीवन जीते हैं। एक विवेकशील व्यक्ति की जो विचारधारा है वो लेखन, साहित्य के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाते हैं। बड़े प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं आगे के व्यक्तित्व के और कुछ पहलुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं आगे। हम इनको एक सफल कवि के रूप में देखते हैं। जब आप स्कूल जीवन की कविताएं पढ़ते हैं, आगे को पढ़ते हैं, तो एक सफल कवि हमें नजर आता है इनमें। इनके उपन्यासों की बात करें तो इनके एक सफल उपन्यासकार, पत्रिकाओं की बात करें तो अनेक अनेक पत्रिकाएं, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स और दिनमान, और भी बहुत सारी, एवरीमेंस, वॉक, अनेक प्रकार की पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। तो एक प्रकार से कुशल संपादक रहे हैं, कुशल पत्रकार भी रहे हैं। उपन्यासों की बात आते हैं तो इन्हें उपन्यास, जब इनकी कहानियाँ पढ़ी जाती है तो हमें लगता है कि इनसे अच्छा कोई कहानीकार हो नहीं सकता। आज उनकी गैंग्रीन हम कहानी पढ़ेंगे तो आज हमारे बीच में आगे की रचना, कहानी और कहानी के रूप में, कहानीकार के रूप में आगे की चर्चा आज हमारे बीच हो रही है। हर क्षेत्र में यानी क्रांति करते हैं तो पूरी क्रांतिकारी जीवन जी रहे हैं। हर प्रकार से जिस रूप में जो कार्य इनको सौंपा जाए, जो कार्य ये अपनी इच्छा से प्राप्त करते हैं कि यार मुझे कविताएं लिखनी है, तो एक सफल कवि बनते हैं। उपन्यास लिखने बैठते हैं तो एक सफल उपन्यासकार हो जाते हैं। कहानियां लिखते हैं तो हमें लगने लगता है कि इनसे अच्छी कहानियां कोई हो नहीं सकती।
पत्रकारिता की बात करते हैं, संपादन की बात करते हैं, तो लगता है कि यार अपने आप में उम्दा काम ये कर ही रहे थे। यायावर जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं, घुमकड़ी स्वभाव, जैसे नैसर्गिक रूप से ईश्वर ने ये इनको प्रतिभा दी है कि तुम तो यार जाओ इस धरती पर, पृथ्वीलोक पर, और घूम फिर कर हमारी जो लीला है वो देख कर आओ, हमारा जो क्रिएशन है ये देख कर आओ। शायद इसीलिए भेजा है। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इसी प्रकार की रचनाएं हैं इनकी। तो ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं आगे, और जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं वहां सफलता इनके कदम चूमती है, चाहे वो कवि के रूप में हो, उपन्यासकार के रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन सबसे एक विशेष बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के बाद की जो कविताएं हैं उन पर इनका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। आजादी के बाद की कविताओं पर आगे का व्यापक प्रभाव है, आगे का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। आगे का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। ये प्रकृति प्रेम के कवि कहे जाते हैं, प्रकृति प्रेम के कवि कहे जाते हैं। ये मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि कहे जाते हैं। ये मन में तलाश करते हैं। ये बाहर सामान्यतः क्या होता है कि कोई कहानीकार, कोई उपन्यासकार बाहरी दृश्य देख रहा होता है, लेकिन ये अपनी एक नई थीम लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। ये मानव के मन के भीतर झांकते हैं कि यार उसके हृदय में क्या चल रहा है, ये टूटन है, गुंफन है, ये कहां पीड़ा दे रही है, उस बात को तलाश करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। अंदर हृदय में जो द्वंद्व चल रहा है ना, रस्साकशी चल रही है, अंदर का जो खेल चल रहा है, उसको ये समझते हैं, विश्लेषण करते हैं। एक प्रकार से कहें तो उपन्यास के स्तर पर आते आते ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हो जाते हैं, मनोविश्लेषण परक उपन्यास लिखते हैं। इनकी रचनाओं पर हमें मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है। मनोविज्ञान का प्रभाव इनकी रचनाओं पर हमें देखने को मिलता है। शब्दों में नए अर्थ भरने का काम करते हैं, भरने का काम करते हैं। शब्दों में नया अर्थ भरने का काम करते हैं। प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। तार या सप्तक परंपरा, हम मान लो सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया, सूत्रपात करने वाले भी यही हैं। तार सप्तक का सूत्रपात करने वाले भी यही हैं। 1943 ईस्वी का टाइम फ्रेम माना जाता है, यहां से शुरू हो जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, व्यक्ति की आजादी की, स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की बात करते हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का प्रयास या उसको स्वीकार करने की बात कही गई है। इनकी रचना में बौद्धिकता देखने को मिलती है, बौद्धिकता का विस्तार, बौद्धिकता का विस्तार। देखो आप देख सकते हैं विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान का जो विद्यार्थी है वो बौद्धिक ज्यादा होता है, या उस लेवल पर उसे कार्य ज्यादा करना होता है। साहित्य का विद्यार्थी संवेदनशील, हृदय, वो बातें ज्यादा पढ़ता है। हम जैसे परिवेश में रहते हैं उसमें विज्ञान के विद्यार्थी को बौद्धिक बातें ज्यादा समझाई जाती है, ज्यादा उसके संपर्क में लाया जाता है, तो वो चीजें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में बौद्धिकता का विस्तार देखने को मिलता है। 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और किस रचना पर? आंगन के पार द्वार, आंगन के
पार द्वार, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कार 1978 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नाव में कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार, इस रचना पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार एकल कृति पर पहले दिया जाता था, अब संपूर्ण साहित्यिक अवदान पर पुरस्कार प्राप्त होता है। 1980 में 1980 ईस्वी में उन्होंने एक न्यास यानी कि ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट का नाम वत्सल निधि था और साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया, एक संगठन की स्थापना की, एक न्यास की स्थापना की 1980 में, जिसका नाम वत्सल निधि रखा और जिसका काम साहित्य और संस्कृति में काम करना माना जाता है। इनकी पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो दिनमान पत्रिका के कुछ पत्रिकाओं के जो संपादन इन्होंने किया, दिनमान है, नवभारत टाइम्स है, सैनिक है, विशाल भारत है, प्रतीक है, नया प्रतीक है, वॉक है, एवरीमेंस है। इसके साथ ही 1943 से 46 के दौरान 1943 से 46 के दौरान ब्रिटिश सेना में भी काम कर चुके हैं। ब्रिटिश सेना में भी काम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी रचना गैंग्रीन। ये अगे की एक सामान्य चर्चा, हालांकि जब अगे को हम पढ़ेंगे, प्रयोगवाद जब हम पढ़ रहे होंगे, प्रयोगवाद में जब अगे को पढ़ेंगे तो हम दोबारा इसका विस्तार से दोबारा अध्ययन भी करने वाले हैं।